हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 23 सीडीपी की सीटेट जुलाई जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज का आपका टॉपिक रहेगा समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है और इस क्लास के अंदर आज आपका इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और इस जो टॉपिक में से आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में देखने को मिले भी हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठा के देखोगे या मैं अभी आपको तब ये क्लियर कराऊंगी टॉपिक, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके के होंगे जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनसे रिलेटेड भी होंगे और उनमें से भी आपको मिलेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो है किस तरीके के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के अंदर से आते हैं। तो ये टॉपिक मिस नहीं करना, ये वीडियो मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना और इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक यही था, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जिसको हम इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये हमारा जो टॉपिक है 9 टॉपिक है। इससे पहले मैं 8 जो टॉपिक हैं वो क्लियर करा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ उनके बारे में। तो आपकी जो पहले की वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं अगर कोई न्यू बंदा इस वीडियो को देख रहा है। और आपकी जो आने वाली भी वीडियो हैं, क्लासेस जो हैं, उसमें जो है आपका कंप्लीट कोर्स बिल्कुल करा के दिया जाएगा सीटेट का। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ाया जाए आपको। तो हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम जो आज का टॉपिक है ये हमारा, इसमें हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। लेकिन जेंडर जो है, जेंडर से पहले हमें सेक्स के बारे में पढ़ना है कि सेक्स होता क्या है आपका, ठीक है, कि सेक्स आपका क्या होता है। इसको भी हम लिंग बोलते हैं, जेंडर को भी हम लिंग बोलते हैं। लेकिन जेंडर से पहले ठीक है। तो आपका क्या है, जेंडर से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्स के बारे में, कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है। क्या है, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम जैविक अवधारणा कहते हैं आपकी, ओके। और यह एक शारीरिक संरचना पर आधारित होता है। जो बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है, जैविक जो अवधारणा होती है आपकी, ये किस पर आधारित होता है, ये एक शारीरिक संरचना पर आधारित तो होता है आपका, ओके। और जैविक अवधारणा से मतलब यहाँ ये है, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया सेक्स जो है वो जैविक अवधारणा से या जैविक अवधारणा है, बायोलॉजिकल एक तरह से कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपने मोस्टली देखा होगा, मोस्टली क्या यही चीज़ है, फैक्ट है कि भगवान ने क्या कराया है, 2 रूप दिए हैं, एक नर का एक नारी का, एक मेल का और एक फीमेल का आपका, ठीक है। कि भगवान ने क्या डिवाइड कर दिया उनको, शारीरिक जो संरचना है वो दे दिए कि हाँ भाई ये क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये नपुंसक है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जैविक अवधारणा। अब बात आती है आपकी जेंडर की। बात किसकी आती है आपकी, जेंडर की। जो जेंडर है वो सोशल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सामाजिक अवधारणा है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है जो ऊपर मैंने भी पढ़ाया है आपको, सेक्स लिंग के बारे में, इससे रिलेटेड भी, और ये जो जेंडर है इससे रिलेटेड भी। जेंडर से पहले सेक्स के बारे में इसलिए पढ़ाया क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिला है आपका। अभी तब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप देखोगे कि इस लाइन में से किस तरीके से क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है, ठीक है। तो जेंडर क्या है, सोशल कॉन्सेप्ट है जिसको हम सामाजिक अवधारणा बोलते हैं। मीन्स जेंडर का मतलब है लिंग, जाति या लिंग भेद, ओके। मतलब कि यह पुरुष, महिला या फिर अन्य लिंग पहचान से जुड़े सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पहलू को कहते हैं हम। जो जेंडर होता है किसको कहते हैं, लिंग, जाति या लिंग भेद को, ठीक है। यह पुरुष, महिला और किससे है, अन्य लिंग पहचान से क्या है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पहलू को कहते हैं हम। तो इसमें क्या है, सामाजिक जो अवधारणा है, इसका मतलब यहाँ ये है कि सेक्स में क्या था कि मीन्स ये चीज़ हो गया कि हाँ भाई ये मेल है, ये फीमेल है। अब सामाजिक अवधारणाएँ क्या थी कि सामाजिक अवधारणाओं ने उनको क्या है, सामाजिक अवधारणा में क्या था कि समाज ने उसको इस चीज़ में डिवाइड कर दिया, कह दिया कि हाँ भाई जो गर्ल्स है, जो फीमेल है वो घर का काम करेगी और जो बॉयज़ है, जो मेल है वो बाहर का काम करेगा। तो ये सामाजिक क्या है, एक तरह से सोशल कॉन्सेप्ट जो है, जेंडर जो है कि सामाजिक एक तरह से अवधारणा है, ओके। और आपका जो जेंडर है, जो आपका जेंडर होता है, ठीक है,
जो आपका जेंडर होता है ये आपका लिंग भूमिका और लिंग अभिव्यक्ति भी इसके अंदर क्या होती हैं, शामिल होती हैं आपकी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जिसको हम लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि किसी व्यक्ति के पुरुष या महिला होने के कारण, कि कोई व्यक्ति है वो क्या है, पुरुष है या फिर महिला होने के कारण उनके बारे में की गई कोई भी धारणा या फिर सामान्यकरण लिंग रूढ़िवादिता परिभाषा के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है। और जबकि यह ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए यह विशेषताएं के साथ क्या है, तालमेल के साथ मेल खाते हों। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता जो है वो होती है मेल और फीमेल में क्या करना आपका, लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है कि जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से तथ्य क्या हैं चले आ रहे हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, कि यही है कि जो पहले के तथ्य हैं, पहले से चली आ रही चीज़ें हैं, उन्हीं को अगर हम मान ले, यही आपका कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, कि महिला घर का काम करेंगे, पुरुष बाहर का करेंगे। मैंने पहले बता दिया था। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं और जो लड़के होते हैं छोटे वो कार, टॉयज़, ये जो खिलौने होते हैं, ट्रक होते हैं, इनसे खेलते हैं। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ भी जाता है, एग्ज़ाम में आया भी हुआ है शायद, कि जो लड़कियां होती हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं और जो लड़के होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये क्या है, ये तथ्य बन चुका है कि हाँ भाई ऐसा होता है कि लड़कियां वीक हैं ही मैथ्स में और जो बॉयज़ हैं वो नहीं होते। ये तथ्य है और यही चलता आ रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना, आपने देखा होगा आज के टाइम में कि ज़रूरी थोड़ी ना कि लड़कियां वीक होती हैं, लड़कियों के भी मैथ्स अच्छे होते हैं। और एक और एग्जाम्पल रोने वाला, कि जो लड़कियां होती हैं छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो नहीं रोते। तो ये आता है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत। ओके, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसके अंदर जेंडर बायस, मतलब लैंगिक पूर्वग्रह। तो लैंगिक पूर्वग्रह जो है इसमें यही है आपका कि पूर्वग्रह बिना किसी तथ्य के या तार्किक आधार के किसी के प्रति धारणा बना लेता है। इसका सच्चाई के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरह की मनोवृत्ति है जो व्यक्ति को किसी भी समूह या सदस्य के प्रति क्या है, अनुकूल बनाती है। लाइक जैसे कि लड़कियां गणित में अधिक असफल आपकी होती हैं। ठीक है। तो ये होता है लैंगिक पूर्वग्रह, जेंडर बायस, और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो इसको अच्छे से समझ लेना कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके। कहने का मतलब ये है, यहाँ आपको अगर इससे भी ना समझ आ रहा हो तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं इसमें कि जहाँ पे भी आपका क्या है, मेल और जहाँ पे भी फीमेल के बीच अंतर किया जाता है वहाँ जेंडर बायस होता है। मोस्टली आपने देखा होगा या नोटिस भी किया हो ये चीज़, तब आप बच्चे हो गए, अब आप बड़े हो गए, या आप वैसे भी नोटिस किया होगा या देखा होगा कि स्कूल में अगर आपका संगीत की प्रतियोगिता है, मतलब कि सिंगिंग अगर कंपटीशन है, तो वहाँ बॉयज़ और गर्ल में से सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो किसको दी जाती है, वो दी जाती है आपकी गर्ल्स को दी जाती है। कि जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत अच्छे से गाना गाती हैं या उनकी सिंगिंग अच्छी होती है, जबकि बॉयज़ की नहीं होती। ठीक है। तो ये होता है आपका लैंगिक पूर्वग्रह। तो पूर्वग्रह आपका यही है कि किसी भी तथ्य या फिर तार्किक के आधार पर किसी के प्रति धारणा बना लेना। ठीक है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई जो है आपकी नहीं होती। क्लियर। आगे इसमें नोट करके लिखना है, नोट करके थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक दो पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं कि नर और नारी में अंतर, कि इसमें क्या होता है, इसका एक बेस है, कॉन्सेप्ट है इसका, कि किस चीज़ से तुम बहुत इजीली समझ पाओगे इसको, कि इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, कि आपका स्कूल है, ठीक है, आपने मोस्टली स्कूल में देखा होगा, स्कूल में अगर फंक्शन होते हैं और उसमें गाना गाने की बात आती है कि भाई सिंगिंग कंपटीशन रखा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी, जो सबसे पहले महत्व, इम्पोर्टेंस जो दिया जाएगा, वो दिया जाता है गर्ल्स को।
ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि तब कोई नारी में और नर में, ठीक है, मेल या फीमेल में तब अंतर किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर बायस बोलते हैं, उसको ही हम लैंगिक पूर्वाग्रह हम उसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता ही दिया कि स्कूल में अगर कोई सिंगिंग कंपटीशन है आपका, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी तो वो गर्ल्स को दी जाती है कि ठीक है, गर्ल्स गाना गाती हैं, गर्ल्स जो है वो सॉन्ग में गाने में इंटरेस्टेड होती हैं आपकी। ठीक है, तो आगे इसमें आता है आपका इम्पोर्टेंट लाइन है कि एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए और लड़का और लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जो ये आपका लैंगिक पूर्वाग्रह है, जेंडर बायस है, इसमें क्या होता है, इसमें तो मेल फीमेल में अंतर किया जा रहा है, लेकिन एक टीचर को हमेशा क्या है, दोनों को इक्वल मानना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की है तो इससे इस तरीके का काम कराएंगे स्कूल में, या इसको इस तरीके से हम किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कराएंगे, और बॉयज़ है तो हम इसको प्ले में कराएंगे, या फिर बैट बॉल खिलवाएंगे कि सिर्फ बॉय है तो वही खेल सकता है। तो ये मेंटेलिटी जो है आपकी टीचर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पूर्वाग्रह है ये एक तरह की क्या है, मनोवृत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, मनोवृत्ति होती है, या मनोवृत्ति ही है जो सच्चाई से कोई, जिसका क्या होता है नहीं, एक क्या है, मनोवृत्ति होती है जो व्यक्ति को किसी भी समूह या सदस्य के प्रति अनुकूल क्या कर देती है, एक तरह से बना देती है। ठीक है, तो हमें मनोवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए कि अब अलग से कि मनोवृत्ति होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, कि आपकी जो मनोवृत्ति है, जो आपका एटीट्यूड जो होता है आपका, ये क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर घटना या विचार के प्रति क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके विचार के प्रति व्यक्ति का सकारात्मक या फिर नकारात्मक क्या होता है, झुकाव होता है, जो उसके व्यवहार को क्या करता है, एक तरह से प्रभावित आपका करता है। ठीक है, अब जो मनोवृत्ति है इसमें कुछ आपके पॉइंट्स आते हैं, एटीट्यूड में कुछ पॉइंट्स आते हैं आपके, कि मनोवृत्ति क्या होती है, वो संज्ञानात्मक, क्या होती है आपकी, संज्ञानात्मक, भावात्मक, आपका व्यवहारात्मक, संघटक का एक संगठित तंत्र होती है। ठीक है, और मनोवृत्ति क्या है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों होती है। ठीक है, और आपका जो मनोवृत्ति का जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो किसी विषय धारणा या फिर विचार से होता है आपका। ठीक है, और मनोवृत्ति जो है वो सीखी जाती है, और ये क्या होती है, स्थायी होती है। क्या होती है, ये स्थायी होती है आपकी। ठीक है, और क्या होती है, ये सीखी जाती है जो मनोवृत्ति आपकी होती है। ठीक है, अब आपका मनोवृत्ति और पूर्वग्रह में जो अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको जानो कि वो होता क्या है। ओके, मनोवृत्ति और पूर्वग्रह। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो मनोवृत्ति होती है वो क्या होती है आपकी, व्यक्तिगत होती है। ओके, लेकिन जो आपका पूर्वग्रह होता है वो होता है आपका सामाजिक होता है ये आपका। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि मनोवृत्ति परिवर्तन आसान है, कि जो मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन करना आसान होता है। परिवर्तन क्या है, आसान होता है, इजी होता है। लेकिन पूर्वग्रह में क्या होता है, परिवर्तन आसान नहीं होता, आसान नहीं है परिवर्तन करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें
कि जो मनोवृत्ति होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में पाई जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में पाई जाती है। लेकिन जो पूर्व ग्रह है ये क्या होता है, ये नकारात्मक भावनाओं को रखता है। पूर्व ग्रह क्या होता है, ये सिर्फ क्या करता है, नेगेटिव जो भावनाएं होती हैं उसी को क्या है, रखता है ये। ठीक है। मनोवृत्ति के निर्माण में क्या होती हैं, जो मूलभूत बातें जो होती हैं वो छिपी रहती हैं। इसमें क्या है, जो मूलभूत जो बातें होती हैं वो छिपी रहती हैं। ठीक है। लेकिन पूर्व ग्रह में क्या होता है, पूर्व ग्रह में ऐसा नहीं होता आपका। क्लियर कि मनोवृत्ति क्या है आपकी, मनोवृत्ति व्यक्तिगत होती है, ये आपका सामाजिक होता है, इसमें परिवर्तन आसान होता है, इसमें इजीली नहीं होता। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप में होती है और पूर्व ग्रह आपका नेगेटिव भावनाओं को रखता है। इसकी मूलभूत, ठीक है, मनोवृत्ति को मूलभूत बातें जो हैं छिपी रहती हैं, लेकिन पूर्व ग्रह में ऐसा नहीं होता आपका। तो क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि जो लैंगिक विभाजन है वो कई तरीके से किया जाता है, हर एक क्षेत्र में किया जाता है। लैंगिक जो भेदभाव है वो हर एक क्षेत्र में होता है। और कौन से क्षेत्र में किस तरीके से होता है, तो यहाँ आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि लैंगिक वो श्रम का लैंगिक विभाजन, मतलब जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर्स। ठीक है। तो जो आपका श्रम का लैंगिक विभाजन है, जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसमें क्या होता है कि काम के बंटवारे का वह तरीका है ये जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरत करेगी और जो बाहर की देखरेख है वो कौन करेगा, वो एक आदमी करेगा आपका। ठीक है। और ये सब करने से एक तरह का ये रिज़ल्ट निकल के आया कि जो नारी है, ठीक है, जो आपका फीमेल है, जो आपकी कौन है, जो आपकी फीमेल हैं, वो घर की एक चार दीवारी के अंदर ही रह गई। बाहर के सार्वजनिक जो भी जीवन है वो पुरुषों के कब्जों में एक तरह से क्या गया था, आ गया था। तो मनुष्य जाति की जो आबादी है उसमें औरतों का हिस्सा क्या है, आधा है। सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीतिक में उनकी भूमिका क्या है, नगण्य ही एक तरह से थी आपकी। ठीक है। तो श्रम का यही था कि भाई जो जेंट्स लोग हैं वो बाहर का काम करेंगे और औरतें जो हैं एक चार दीवारी के अंदर रह के सिर्फ घर का ही काम आपका करेंगी। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी लैंगिक भेदभाव एवं विद्यालय, या फिर सबसे पहले हम बात करेंगे लैंगिक भेदभाव की। ठीक है। कि लैंगिक भेदभाव जो है आपका, जो लैंगिक भेदभाव है वो कौन कौन से विषय में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो व्यक्तित्व के विषय सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर जो हेडिंग है, इसके अंदर जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है लैंगिक भेदभाव। कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या करा, हमेशा इस चीज़ के अध्ययन में वो लगे रहे कि जो स्त्री पुरुष की जो मानसिक और शारीरिक जो भी योग्यता हैं उनमें इतना अंतर क्यों होता है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। तो उन्होंने देखा कि तब बच्चे जन्म लेता है, लड़का भी जन्म लेता है, लड़की भी जन्म लेती है। तो जो लड़की है वो उसका जो विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। भाषा का, गुण का, स्मरण का, बोल चाल का, चलने फिरने का, हर चीज़ जो है लड़कियां पहले कर लेती हैं। ठीक है। लड़के नहीं कर पाते। इसका कारण जानने के लिए मनोवैज्ञानिक ने क्या करा, समय समय पर ये सारी चीज़ जानने की कोशिश करी। इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो समझ पाए ना वो, ठीक है, समझ पाए, तो उन्होंने यही समझा कि भेदभाव कि जो भेदभाव है इसके कारण क्या होता है, शिक्षण के दौरान छात्रों में क्या है, भेदभाव मोस्टली किया जाता है और जो हमें क्या है करना नहीं चाहिए। उनको क्या है, उनको बराबर के अवसर उन्हें देने चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा हो रहा है कि भाई लड़का है लड़की है तो भाई वो तो इक्वल होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना है कि बड़ा हो गया तो भाई लड़कियों को बाहर भेज दो, लड़कियों को नहीं भेजना है। तो ये होता है आपका लैंगिक भेदभाव। और ये स्टार्ट कैसे होता है, ये स्टार्ट होता है शिक्षण के दौरान होता है कि भाई जो छात्र हैं वो स्कूल जा सकते हैं, जो गर्ल्स हैं मतलब जो बॉयज़ हैं वो जा सकते हैं, गर्ल्स जो हैं वो नहीं जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है इसी के अंदर आपका लैंगिक भेदभाव के अंदर आता है आयु के विषय में। ठीक है। किसके विषय में आता है, आयु के विषय में। नहीं, इतना डिटेल में मत जाओ, इतना डिटेल में नहीं आता, आप बस यहीं तक रहो इसमें कि लैंगिक भेदभाव क्या है आपको पता लग गया। अब लैंगिक भेदभाव और विद्यालय ये क्या होता है आपका, कि लैंगिक भेदभाव और विद्यालय
के अंतर्गत क्या चीज़ आती है आपकी, आपने मोस्टली देखा होगा कि जो लैंगिक भेदभाव है वो दिखाई देता है शिक्षक के। अगर जो तुम्हारा टीचर है वही अगर क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, तो ये भी एक लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत आपका आता है कि जो शिक्षक है उसको क्या है, उसको लैंगिक जो भेदभाव है, उसको जो पक्षपात है वो उसको नहीं करना चाहिए एक तरह से। जो टीचर है, टीचर का ये दायित्व बनता है कि अगर स्कूल में जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे कुछ गर्ल्स आई लेकिन बॉयज़ बहुत सारे पढ़ने के लिए, जो मेंटेलिटी थी पहले, तो उसमें क्या है, बॉयज़ों के सामने ये चीज़ कहें, एक्सप्लेन करें, उनको एक तरह से प्रोत्साहित करें इस चीज़ के लिए, जागरूक करें उनको इस चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, वो बाहर का भी काम कर सकती हैं, स्कूल में जा सकती हैं, बाहर नौकरी कर सकती हैं। तो ये मेंटेलिटी अगर टीचर हम स्कूल में बच्चों के अंदर डालते हैं, तो जो कोई भी अगर लड़का है वो स्कूल से पढ़ के अगर बाहर जाएगा तो उसकी मेंटेलिटी भी ऐसी ही होगी फिर, ठीक है। उसकी मेंटेलिटी फिर कैसी होगी कि नहीं भाई, हम तो गर्ल्स को बाहर निकालेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, एजुकेटेड कराएंगे, हम उसको जॉब भी दिलाएंगे। तो इस तरीके की जो भावना है वो कौन उत्पन्न कर सकता है, तो वो एक विद्यालय के अंदर एक शिक्षक ही कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि टीचर का रोल यही होना चाहिए कि वो जागरूक करे बच्चों को कि नहीं भाई, बॉयज़ ही ऐसा नहीं है कि बाहर का काम करेंगे, गर्ल्स भी कर सकती हैं आपकी, ठीक है। तो वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये आपका लैंगिक जो रुधिरवादिता है आपका, तो ये यहाँ पे ही आपका समाप्त होता है। इसमें बस आपने क्या पढ़ा, इसमें यही तो पढ़ा आपने कि लिंग क्या है, ठीक है, सेक्स जेंडर जो होता है वो क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िवादिता क्या होती है आपकी, ठीक है। आपका इसमें एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, बायास में से आ जाता है, ठीक है। जेंडर पूर्वग्रह क्या होता है, ओके, नर और नारी में अंतर करना जो होता है, और बस इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आते हैं। और आते किस तरीके के क्वेश्चन हैं वो अब आपको इन क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे कि हाँ, इस टॉपिक के अंदर से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको मोटा मोटा यही समझना है कि लैंगिक मुद्दे, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे या रुधिरवादिता जो आपकी होती है वो क्या होती है, कि जो पहले से चलता आ रहा है उसी चीज़ को हमने माने रखना और उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया आपका, ठीक है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इस कक्षा में जेंडर रुधिरवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, ये आपका 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया है इसके अंदर कि आपका क्वेश्चन इसके अंदर हो तो आपको पता लगे कि हाँ भाई, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो अब अगर 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे क्या हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखते हैं, सॉल्व करते हैं उनको, लेकिन कुछ नहीं देखते, वो ओनली क्लासेस पढ़ ली, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो आपको ये बताने के लिए कि इस टॉपिक के अंदर से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर का जो आपका एक क्वेश्चन है उसको लिया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आता है कि लड़के को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जेंडर रुधिरवादिता से बचने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, लड़के को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब लड़के को जोखिम उठाने के लिए उसको प्रोत्साहित करो, या फिर लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना, क्या करना है, एक साथ रखना है भाई पारंपरिक भूमिका में। नेक्स्ट क्या है आपका, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थी के अच्छे काले की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने लड़कियों को निर्लासिता करना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ये कि लड़के और लड़की को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, ठीक है। बचने के लिए क्वेश्चन की रुधिरवादिता से बचने के लिए क्या करना है एक शिक्षक को, कि दोनों को क्या करना है, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन आता है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो ये सही हो सकता है, सही है, लैंगिक पूर्वग्रह प्रदर्शित करता है, या फिर बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्ष के लिए सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लैंगिक पूर्वग्रह को प्रदर्शित करता है ये आपका, ठीक है, कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं आपके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है आपका
कि लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, रूढ़िबद्धता या फिर मनोवैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, कि लड़कियां घर का ही काम करेंगी और ठीक है, तो लड़कियां क्या करेंगी, घर का काम करेंगी, किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो अभी हमने पढ़ा है, तो ये किसको दर्शाता है, आपका रूढ़िबद्धता को दर्शाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका 4 क्वेश्चन आता है आपका, एक अच्छी पुस्तक डैश से बचाती है। कोई भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है आपकी, यहाँ आएगा आपका पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। फर्स्ट इज लैंगिक समानता से, सेकंड लैंगिक पूर्वग्रह से, थर्ड लैंगिक संवेदनशीलता से या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व से। तो जो एक अच्छी पुस्तक है वो किस चीज़ से बचाती है, सामाजिक के जो उत्तरदायित्व हैं उनसे बचाती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके, इन्हीं क्वेश्चंस में से भी आपके क्वेश्चन लग सकते हैं, इनको घुमा फिरा के लग सकते हैं, वर्डिंग चेंज हो जाएगी, मीनिंग आपका यही रहेगा। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्र मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव, मतलब कि अगर स्कूल के अंदर लैंगिक भेदभाव हो रहा है तो छात्र की जो मनोदशा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका। फर्स्ट इज विद्यालय में प्रसन्न रहना, सेकंड पढ़ाई से विरक्ति होना, थर्ड इज विद्यालय जाने से कतराना या फिर शैक्षिक विकास बेहतर होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालय जाने से कतराना, कि विद्यालय के अंदर अगर लैंगिक भेदभाव है तो छात्र क्या करेगा, वो स्कूल जाने से क्या करेगा, कतराएगा कि भाई मेरे को स्कूल नहीं जाना, वहाँ तो भेदभाव किया जाता है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन आता है आपका, सिक्स क्वेश्चन आता है जेंडर, कि जेंडर आपका क्या है। अभी मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं कि जेंडर क्या है। जेंडर आर्थिक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है, जैविक निर्धारण है या फिर सामाजिक संरचना है। तो जेंडर क्या है आपकी, जेंडर है आपकी एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, क्योंकि जो जैविक है, जैविक क्या थी, जो जैविक अवधारणा थी वो क्या था, सेक्स था, लेकिन जेंडर क्या है, वो एक आपकी सामाजिक संरचना है। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा जेंडर के बारे में और इसके बारे में, सेक्स के बारे में, कि लिंग है, शारीरिक संरचना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, सहज गुण है, जैविक सत्ता है या फिर मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो लिंग क्या है, लिंग आपका एक तरह से शारीरिक संरचना है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य क्या दर्शाता है। ये मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि जो लड़कियां हैं वो रोती रहती हैं एक तरह से और जो लड़के हैं वो नहीं रोते हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन में रखा है कि लड़कियों की तरह मत रो, तुम लड़के हो। ओके, तो ये आपका क्या आता है, जेंडर रूढ़िवादिता में, जेंडर समानता में, जेंडर पहचान में या फिर जेंडर स्थिरता में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा कारक भेदभाव उत्पन्न करता है। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक या फिर आपका ABCD तीनों के ABC तीनों के तीनों ऑप्शन। तो जो भेदभाव है वो उत्पन्न करता है सामाजिक कारक से भी, सांस्कृतिक से भी और आर्थिक से भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि निम्न में से छात्रों के निजी संसार पर किसका प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लैंगिक भेदभाव का, सेकंड परिवार में उनके स्थान का या फिर सामाजिक मान्यता का
या फिर आपका या ए बी सी तीनों के तीनों कि छात्र के निजी संसार पर किसका प्रभाव पड़ेगा। लैंगिक भेदभाव का भी पड़ेगा, करेक्ट है ये। परिवार में उनके स्थान का, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। सामाजिक जो मान्यता होती हैं उसका भी पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए बी सी तीनों ऑप्शंस जो हैं इसके करेक्ट हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये क्या है, ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम है उसमें भी आप देखोगे ये चीज़ कि जेंडर में से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आ सकता है, इसी तरीके से आ सकता है, घुमा फिरा के आपका, ठीक है। इससे अलग आपका कुछ नहीं आएगा। जो जेंडर के अंदर या जो आपका लैंगिक मुद्दे के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग थी वो मैंने बता दिया। इससे बाहर आपका जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। मेरे को नहीं लगता कि इसमें से कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। यहाँ इस क्लास के अंदर ही आपका टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।